हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपके एसएसटी की चैप्टर नंबर 1 पॉलिटिकल एजुकेशन का थर्ड ऑनलाइन क्लास है। और अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कैसे मिड डे मील चलाकर बच्चों को लंच प्रोवाइड किया है गवर्नमेंट ने, और जिससे सभी धर्म के लोग, सभी बच्चे एक साथ खाना खाते हैं, और इससे इक्वलिटी लाने में थोड़ी मदद हुई है और बच्चों को शिक्षा में भी मदद मिली है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। While government programs play an important role in increasing equality of opportunity, there is much that still needs to be done. गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी अच्छी स्कीम्स चलाई हैं, मिड डे मील और भी काफ़ी स्कीम्स लोगों में समानता लाने के लिए, लेकिन अभी भी गवर्नमेंट को बहुत कुछ करना बाकी है। While the मिड डे मील program has helped increase the enrollment and attendance of poor children in the school, there continues to be big differences in our country between schools that rich attend and that those poor attend. चलो, मिड डे मील ने ये तो अच्छा किया है कि जो गरीब बच्चे स्कूलों में जाते हैं, सरकारी स्कूलों में, उनकी अटेंडेंस बढ़ाई है और बच्चे ज़्यादा जाने लगे हैं। लेकिन फिर भी जो अमीरों के बच्चे जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं और गरीबों के बच्चे जो सरकारी स्कूल में जाते हैं, उस अंतर को मिटा नहीं पाई। Even today there are several schools like in the country in which Dalit children like Om Prakash Valmiki are discriminated against and treated unequally. अभी भी कई देशों में ऐसे प्राइवेट स्कूल है जहाँ पे दलित निचली कास्ट के बच्चों को, जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ हुआ वैसा होता है, या उनसे काम ना करवाए फिर, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके का भेदभाव होता है। These children are forced into unequal situation in which their dignity is not respected. तो वो एक ऐसे कहीं ना कहीं उन्हें सिचुएशन में डाला जाता है जहाँ पे उनके साथ भेदभाव होता है और उनके मान सम्मान को ठेस पहुँचती है, उनका सम्मान नहीं किया जाता। दिस इज़ बिकॉज पीपल रिफ्यूज़ टू थिंक ऑफ देम एज इक्वल इवन दो द लॉ रिक्वायर्स इट। इसीलिए क्योंकि कानून कहता है कि सब बराबर है, फिर भी लोग निचली जाति के लोगों को बराबर नहीं मानते और मना कर देते कि हम नहीं मानेंगे कि ये हमारे बराबर है। वन ऑफ द मेन रीजन फॉर दिस इज़ दैट एट्रीब्यूट्स चेंज वेरी स्लोली। एटीट्यूड चेंज वेरी स्लोली। इसका एक कारण ये भी कि लोगों का मन में जो एटीट्यूड है, जो लोगों के प्रति जो उनके मन में है कि भाई इनसे भेदभाव ही करना है, वो धीरे धीरे चेंज होता है। इवन दो पर्सनस आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट द लॉ, दे कंटिन्यू टू ट्रीट पीपल अनईक्वली ऑन बेसिस ऑफ देयर कास्ट। जबकि लोगों को पता है कि अगर आप लोगों से भेदभाव करोगे तो ये नियमों के खिलाफ है, लेकिन फिर भी लोग जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, अगर कोई विकलांग है उसके आधार पर, या पैसे के पैसा धन दौलत के आधार पर लोगों से भेदभाव करते हैं, बिकॉज दे आर वुमेन। क्योंकि वो महिलाएं हैं, या एंड बिकॉज दे आर वुमेन। कई बार इसलिए भी करते हैं किसी से, भाई ये महिला है, इसके साथ भेदभाव किया जाएगा। इट इज़ ओनली व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट नो वन इज़ इनफीरियर एंड दैट एवरी पर्सन डिजर्व्स टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी दैट प्रेजेंट एटीट्यूड्स कैन चेंज। और यही है कि लोग बिलीव करें कि कोई भी हमसे छोटा नहीं है, किसी भी लोगों की जो समानता है, रिस्पेक्ट है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, आत्मसम्मान है, उसको ठेस ना पहुंचाएं। तो अगर लोग ऐसा मानेंगे तभी उनका एटीट्यूड चेंज होगा। इस्टेब्लिशिंग इक्वलिटी इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज़ अ कंटिन्यूस स्ट्रगल एंड वन इन विच इंडिविजुअल्स एज वेल एज वेरियस कम्युनिटी इन इंडिया कंट्रीब्यूट टू, एंड यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन दिस बुक। और बराबरता मतलब समानता लोगों में लाना एक लोकतंत्र समाज में ये एक स्ट्रगल है जो लोग मतलब ये चलता रहेगा, और कम्युनिटीज़ को और लोगों को, समाज को और लोगों को, दोनों को मेहनत करनी पड़ेगी समाज में बराबर सभी को समानता का अधिकार दिलाने के लिए। इश्यूज़ ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसीज़, यानी बाकी डेमोक्रेसी और भी देशों में बराबरता के कुछ कैसे क्या इश्यूज़ है वो पढ़ते हैं। यू आर प्रॉबेबली वॉन्डरिंग वेदर इंडिया इज़ द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच देयर इज़ इनइक्वलिटी एंड वेयर द स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। क्या आप सोच रहे होंगे कि भाई क्या भारत ही एक ऐसा देश है जो लोकतंत्र है, या भारत ही एक ऐसा लोकतंत्र देश है जहाँ पे असमानता अभी भी है, लोगों में एग्जिस्ट करती है। The truth is that in many democratic countries around the world, the issue of equality continues to be the key issue around which communities struggle. और भी देशों में डेमोक्रेसी होने के बावजूद, लोकतंत्र होने के बावजूद, लोगों को बराबर अधिकार दिए जाने के बावजूद भी असमानता, इनइक्वलिटी होती है, जिसमें कई समाज लड़ रहे हैं अभी भी।
So, for example, in the United States of America, the African Americans whose ancestors were the slaves who were brought over from Africa continue to describe their lives today as largely unequal. जैसा कि एक उदाहरण दिया है कि अमेरिका में अफ्रीकन अमेरिकन्स कुछ लोग हैं जिनके पूर्वज अफ्रीका से थे, तो उनको अमेरिका लाया गया और वो अमेरिका के ग़ुलाम थे। तो उन लोगों को जिन लोग मतलब अफ्रीकन अमेरिकन जिनके पूर्वज थे, उन लोगों को आज भी भेदभाव किया जाता है, उन्हें बाकी अमेरिकन अपने बराबर नहीं मानते। दिस डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर वॉज ए मूवमेंट इन द लेट 1950s टू पुश फॉर इक्वल राइट्स फॉर अफ्रीकन अमेरिकन। 1950 में एक आंदोलन भी चलाया गया जिसमें अफ्रीकन अमेरिकन्स को बराबर अधिकार देने के लिए बात की गई। प्रायर टू दिस अफ्रीकन अमेरिकन्स वर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वली इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड डिनाइड इक्वलिटी थ्रू लॉ। और उसके पहले इस आंदोलन के बाद तो फिर भी स्थिति सही हुई, लेकिन उससे पहले लोगों अफ्रीकन अमेरिकन्स को अपने बराबर, यूनाइटेड स्टेट्स के लोग अपने बराबर नहीं मानते थे और उनके साथ भेदभाव करते थे और नियम के अनुसार कानून में भी उनको बराबर अधिकार नहीं थे। लेकिन जब 1950 में आंदोलन चला तो अधिकार तो दे देंगे, लेकिन फिर भी अभी भी इनइक्वलिटी समाज में भी है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ट्रैवलिंग बाय बस दे आइदर हैड टू सिट एट द बैक ऑफ द बस और गेट अप फ्रॉम देयर सीट व्हेन एवर ए वाइट पर्सन विश टू सिट। और जबकि मान फॉर एग्जांपल उदाहरण पे पहले ऐसा होता था कि जब भी वो बस में सफ़र करते थे या तो उन्हें पीछे की सीट पे बैठना पड़ता था, या फिर कभी अगर वो बैठे हों और कोई वाइट पर्सन आ जाए, अफ्रीकन अमेरिकन क्या होते हैं स्किन में ब्लैक होते हैं, तो वाइट पर्सन अगर कोई आ जाए तो उन्हें उठना पड़ता था। तो एक कहानी है रोज़ा पार्क्स की, वहीं की रोज़ा पार्क्स 1913 से 2005 वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन, एक अफ्रीका अमेरिकन जो है उसका रेस की वुमेन थी। टायर्ड फ्रॉम द लॉन्ग डे एट वर्क शी रिफ्यूज़ टू गिव हर अप सीट ऑन अ बस टू ए वाइट मैन ऑन December 1, 1955। और वो थक कर काम से लौट रही थी और बस में बैठी थी और काफ़ी थकी हुई थी। तो एक वाइट मैन ने जब कहा कि उठो मुझे बैठना है, तो उसने मना कर दिया। हर रिफ्यूज़ल दैट डे स्टार्टेड अ ह्यूज एजिटेशन अगेंस्ट द अनइक्वल वेज इन विच अफ्रीकन अमेरिकन्स वर ट्रीटेड एंड विच केम टू बी नोन एज सिविल राइट्स मूवमेंट। और उस दिन से एक भयंकर विद्रोह, वो बात बहुत बड़ी बढ़ गई और जिससे धीरे धीरे एक विद्रोह बन गया, एक आंदोलन हो गया, बहुत लड़ाइयाँ हुई और एक आंदोलन चलाया गया जिसको कहते हैं सिविल राइट्स मूवमेंट, जिसमें अफ्रीकन अमेरिकन्स को बराबर अधिकार देने की डिमांड रखी गई। यानी उससे बहुत बड़ा केस हो गया और बहुत बड़ा आंदोलन उपद्रव हो गया, एक तरह से बहुत बड़ी लड़ाइयाँ हो गई कि कैसे आपने इस महिला को उठा दिया और फिर अब तो हमें बराबर अधिकार चाहिए। द सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, नेशनल ओरिजिन। और फिर 1964 में सिविल राइट्स एक्ट नियम बनाया गया जिसमें किसी भी व्यक्ति को उसके रेस, उसकी जाति, धर्म या कहाँ से वो जन्मा था, उसके आधार पर किसी के साथ भेदभाव करना जुर्म, अपराध माना गया। It also stated that all schools would be open to African American children and they would no longer have to attend separate schools specially set up for them। और आगे ये भी बताया गया कि अफ्रीकन अमेरिकन जो पहले अलग स्कूल में जाते थे, अब वो जो बाकी अमेरिकन हैं उन्हीं के बच्चों के साथ स्कूलों में पढ़ सकते थे। However, despite this, majority of African Americans continue to be among the poorest in the country। लेकिन फिर भी अफ्रीकन अमेरिकन काफ़ी गरीब हैं पूरे देश में, अमेरिका में। Most African American children can only afford to attend government school that have fewer facilities and poor qualified teachers as compared to white students who either go to private school or live in areas where the government schools are highly rated as private school। लेकिन अभी भी बहुत अफ्रीकन अमेरिकन के लोग वो काफ़ी गरीब हैं, इसलिए उनके बच्चे सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में जा पाते हैं जहाँ पे फैसिलिटीज़ काफ़ी नहीं है, सुविधाएं नहीं है और जो टीचर भी आते हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं आते। और वाइट जो लोग हैं, जो बाकी अमेरिकन हैं, उनके लोग बड़े प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं जहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ और अच्छे टीचर्स आते हैं। चलिए बात करते हैं चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक। किसी देश को भी पूर्ण लोकतांत्रिक देश नहीं कहा जा सकता। देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज़ एंड इंडिविजुअल्स ट्राइंग टू एक्सपेंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड पुश फॉर ए ग्रेटर रिकग्नाइजेशन ऑफ इक्वलिटी ऑन एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू इशूज़। और कई संस्थाएं हर लोकतांत्रिक देश में रेगुलर काम कर रही है। कई सामाजिक संस्थाएं, कई देश की गवर्नमेंट कई स्कीम चला रही है जिससे लोकतंत्र को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। सेंट्रल टू
दिस इज़ द स्ट्रगल फॉर द रिकग्नाइजेशन ऑफ ऑल पर्सनस एज इक्वल एंड फॉर देयर डिग्निटी टू बी मेंटेन्ड। और सभी का मेन का उद्देश्य यही है कि सभी लोगों को बराबर अधिकार मिले, वास्तव में बराबर अधिकार मिले और उनके मान सम्मान को ठेस ना पहुंचाई जाए। इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट हाउ दिस इशू ऑफ इक्वलिटी अफेक्ट्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर डेली लाइव्स इन डेमोक्रेटिक इंडिया। इस किताब में आगे आने वाले पार्टों में आप पढ़ेंगे कैसे समानता हमारे ज़िंदगी जीवन के अलग अलग हिस्सों को कैसे असर डालती है। अगर अपन समान होंगे तो हमारा जीवन अलग तरह का होगा, असमान माने जाएंगे तो जीवन अलग तरह का। एज यू रीड दिस चैप्टर थिंक अबाउट वेदर द इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन एंड देयर बीइंग एबल टू मेंटेन देयर डिग्निटी इज अपहेल्ड। और आप जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे तो आप ये सोच पाएंगे कि क्या देश के सभी लोग वास्तव में बराबर हैं और क्या उनकी डिग्निटी मान सम्मान को बनाया गया, मेंटेन किया गया है या नहीं। तो बच्चों यहीं पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन आंसर्स की बात आती है तो क्वेश्चन आंसर्स आपको अगली क्लास में पीडीएफ के फॉर्मेट में दे दी जाएंगे। और आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात नई बुक बनानी, सॉरी नई कॉपी बनानी है। जिस तरीके से आपने पिछली बार जो लेसन पढ़ा था उसकी नहीं बनी थी, तो इस बार पॉलिटिकल एसएसटी में हर बार आपकी 2-3 कॉपियाँ बनती है, तो पॉलिटिकल साइंस की अलग कॉपी बनानी है और अलग कॉपी में चैप्टर करना है। जो चैप्टर पिछली कॉपी में किया था उसमें नहीं करना, नई कॉपी बनाकर करना है। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।